Dear students, welcome to my channel studycbse.in। टर्म वन एग्ज़ाम होने में अभी कुछ ही दिन बाकी है, बल्कि एक महीना भी नहीं है ना। तो हमें जल्दी से जल्दी प्रिपेयर कर लेना है। ऐसे तो आप सब लोगों ने प्रिपेयर काफ़ी हद तक कर लिया होगा, लेकिन ये लास्ट टच देने का टाइम है। बिना एक भी मिनट गवाए हमें प्रिपेयर करना है सारे सब्जेक्ट के बारे में, एमसीक्यूज़ के बारे में, क्योंकि एमसीक्यूज़ जो है ये काफ़ी हद तक मतलब इजी भी है और काफ़ी हद तक हार्ड भी है। सच पूछो तो ये इजी उन सब के लिए भी है जो बिल्कुल पढ़ के नहीं जाते, वो तुक्के में शायद अच्छे नंबर ले जाते हैं कभी कभार, लेकिन इसको अगर पढ़ के जाए तो मतलब अच्छे नंबर आना तो गारंटेड है। लेकिन इसके लिए कंडीशन अप्लाई है। कंडीशन ये अप्लाई है कि हर चैप्टर के बारे में तुम्हें कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर कंसेप्ट क्लियर कर लिया तो पूछ लो भाई, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लो, हम आंसर दे देंगे, वरना तो तुक्का लगाना पड़ेगा हर बार। तो हम अभी हर चैप्टर के बारे में कंसेप्ट क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम प्लानिंग इन स्पोर्ट्स के बारे में कंसेप्ट क्लियर, उसके बाद धीरे धीरे नेक्स्ट अगले वीडियोस में मैं बाकी चैप्टर्स के बारे में भी सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, ताकि तुम्हें तुम्हारा जो एग्ज़ाम है वो इतना अच्छी तरह से जाए कि मिनिमम 30 और 30+ ही आए सब में, है ना, हर एग्ज़ाम में, है ना। हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि मतलब एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट किया कैसे कैसे किया जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले आप सबको हर चैप्टर के बारे में जानना ज़रूरी है। और हर चैप्टर का क्या होता है मेन, वो है कंसेप्ट। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है कि वो चैप्टर एक्चुअली किस पर बेस्ड है, उसमें ऐसा क्या क्या चीज़ है जो आपको जानना चाहिए, और क्या ऐसा चीज़ जो नहीं जानने से भी चलेगा। तो हम बात करेंगे सबसे पहले प्लानिंग एंड स्पोर्ट्स के बारे में, जो कि टोटल 5 टॉपिक के ऊपर कुल है ये। तो अब वो 5 टॉपिक कौन से हैं ये हम आगे देखेंगे, और इन पांचों टॉपिक के ऊपर अगर आप अच्छी तरह से इसको जान ले तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। सो उनमें से 5 कंसेप्ट कौन कौन से हैं। पहला है मीनिंग। सबसे पहले जानना होगा कि प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग किस चीज़ के लिए होता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स है, राइट। ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस जो होते हैं किसी भी चीज़ का, दोनों का करीब करीब एक ही है, थोड़ा बहुत अलग है, लेकिन इसका नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। थर्ड है वेरियस कमिटीज़, कौन कौन से कमिटीज़ है किसी भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने के लिए, और उन कमिटी मेंबर्स जो होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो है प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, राइट। प्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब कोई भी प्रोग्राम शुरू होने के पहले क्या क्या ड्यूटीज़ होते हैं उन कमेटी मेंबर्स की, राइट। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और ड्यूरिंग का मतलब होता है जब वो प्रोग्राम चल रहा हो तो कौन कौन से काम होते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है पोस्ट, यानी कि प्रोग्राम जब ख़त्म हो जाए उसके बाद उन कमिटीज़ का क्या क्या काम होते हैं, राइट। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फोर्थ नंबर है टूर्नामेंट, कौन कौन किस किस तरह के टूर्नामेंट होते हैं, उन टूर्नामेंट्स का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, राइट। क्योंकि इस दुनिया में हर चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और लास्ट है फिक्चर्स, कि अगर हम टूर्नामेंट में बहुत सारे टीम आ रहे हैं तो उनको हम फिक्चर में कैसे डालें। अब ये एमसीक्यूज़ जो आने वाले हैं इसमें फिक्चर बनाने को तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर होंगे, ठीक है। आगे हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन इनमें से हो सकते हैं, ठीक। अब हम चलेंगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट है मीनिंग, जो सबसे पहला जो मैंने बोला था कंसेप्ट मीनिंग। ये मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। मीनिंग अगर आपको प्लानिंग के बारे में बोला जाए तो आप सब लोग कुछ ना कुछ तो बोल ही देंगे कि प्लानिंग होता क्या चीज़ है, हमने सुना भी हुआ है। तो प्लानिंग क्या है कि प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस। जैसे ये वाला जो वर्ड है एडवांस, ये वर्ड लिखना ज़रूर अगर क्वेश्चन में आए ना, तो एडवांस अगर वर्ड यूज़ किया, ये एक की वर्ड है कि हम कोई भी चीज़ जो एडवांस में हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं वही प्लानिंग है, ठीक है। और जिस चीज़ को हम सोच के अगर करें तो उसमें हमें हमें आगे चल के फ़ायदा हो सकता है। अब प्लानिंग
दूसरा कहता है प्लानिंग इन्वॉल्व डिसाइडिंग थिंग्स बिफोर हैंड, यानी कोई भी चीज़ हम बाहर जो पहले कर ले, है ना, सोच ले पहले से, करने के पहले, है ना, इसीलिए कहते हैं कोई भी काम पहले हमें सोच के करना चाहिए, बिना सोचे करें तो गड़बड़ हो सकता है। तो वो क्या होता है प्लानिंग? ना व्हाट इज़ टू बी डन, हमें क्या करना चाहिए, व्हेन इज़ टू बी डन, हमें कब करना चाहिए, और क्या क्या करना चाहिए उसके लिए, हाउ इट इज़, और इसको किस तरीके से करना चाहिए, और उसको करेगा कौन, ये सारा कुछ प्लानिंग के अंदर है, आते हैं। ठीक है, और ये जो प्लानिंग है ये 3 तरह से हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि पहला है शॉर्ट टर्म प्लान, दूसरा है मिड टर्म प्लान, और थर्ड है लॉन्ग टर्म प्लान। फॉर एग्जांपल जैसे आप सबका शॉर्ट टर्म प्लान क्या है, अभी आने वाले दिनों में जो भी जो टर्म 1 का एग्ज़ाम होने वाला है, इस टर्म 1 में अच्छे नंबरों से पास हो, जैसे कि 35 मार्क्स के होंगे तो 35 में मिनिमम 30 तो होना ही चाहिए, और बल्कि 30 से अबव होना चाहिए। ये आपका शॉर्ट टर्म गोल है, प्लानिंग होना चाहिए। ठीक है, मिड टर्म प्लान क्या है कि हमें ओवरऑल क्लास 12th में नंबर अच्छे लेके पास होना है, ये आपका मिड टर्म प्लान है। और लॉन्ग टर्म प्लान है कि वो जो भी नंबर मिलेगा उस नंबर के ऊपर बेस करके हमें कोई अच्छा कॉलेज मिले, ये आपका लॉन्ग टर्म गोल है। तो इस तरह से इस गोल को प्लान मतलब अचीव करने के लिए आपको प्लान करना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो ये हो गया मीनिंग, मेन मीनिंग है। तो इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इधर कहा कि डिसाइडिंग बिफोर हैंड, डिसाइडिंग बिफोर हैंड बोले तो जो भी पहले, तो वो इसमें 4 ऑप्शन दे दिया, है ना। इस तरह से कई चीज़ें हो सकते हैं। हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट बोला था ऑब्जेक्टिव्स, कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग क्या क्या है, राइट। मतलब टू मेन है उसका टू अचीव द एम ऑफ द प्रोग्राम। हम जो भी जिस भी प्रोग्राम को करने के लिए एम बनाते हैं, यानी कि हमें भाई इतने दिन में उस प्रोग्राम को करना है, या फिर इतने टाइम के अंदर करना है, या एक दिन के अंदर करना है। हाँ, तो वो जो भी हम एम बनाते हैं, गोल बनाते हैं, उसको अचीव करने के लिए हमें प्लानिंग करना होता है। तो ऑब्जेक्टिव्स और प्लानिंग का मेन क्या है? टू अचीव द एम ऑफ द प्रोग्राम, राइट। उसके बाद है टू रिड्यूस द अननेसेसरी प्रेशर। कोई भी प्रोग्राम हम करने जाते हैं तो अगर हम बिना प्लान का गए, चाहे वो कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे स्पोर्ट्स का हो या चाहे तो कोई एग्ज़ाम का हो, है ना, एग्ज़ाम देने हम जा रहे हैं, या फिर हमारे घर पे कोई प्रोग्राम होने वाला हो, या हम बाहर कहीं जाने वाले हैं, कोई बाहर घूमने, तो हमारा जो भी टारगेट है या एम है, उसको हमने अगर प्लानिंग करके नहीं गए तो एंड मोमेंट में हमारा प्रेशर बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाएगा या काम का प्रेशर बढ़ जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि लास्ट मोमेंट में क्या करें, राइट। तो नेक्स्ट है टू ब्रिंग अप द कोऑर्डिनेशन। आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में काम बहुत अच्छी तरह से होता है अगर प्लान करके चले तो। हमारा ग्रुप मेंबर होगा, कौन किसके साथ काम करेगा, क्या होगा, कौन किस में इन्वॉल्व होंगे, तो ये सब का कोऑर्डिनेटेड वे में होता है। उसके लिए हमें कोई भी काम को करने के लिए हमें कमिटीज़ डेवलप करने होते हैं। तो कौन सा कमेटी आपस में काम करेंगे, उसके बाद कौन सा कमेटी कहाँ जाएगा, फिर कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना है, सब मिलजुल के काम करना है। ये सभी तभी पॉसिबल है जब हम प्लान करें पहले से। टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक। मिस्टेक तो होगा, देखो मिस्टेक को कोई भी दुनिया में ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि जिसको लगाने पर मिस्टेक बिल्कुल ना हो। मिस्टेक तो होना ही है, इंसान है तो मिस्टेक होगा। लेकिन प्लानिंग करने से क्या है कि मिस्टेक का चांसेस कम हो जाते हैं, राइट। कोई ये नहीं कह सकता कि मिस्टेक नहीं होगा, हो सकता है मिस्टेक, और मिस्टेक होगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन चांसेस कम हो जाते हैं। टू यूज़ द अवेलेबल रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास ऑलरेडी, जितने हैं ऑलरेडी प्रेजेंट, तो उसको हम अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं अगर प्लान करके चले। वरना कभी कभी आपने देखा होगा कि लास्ट मोमेंट में जाके वो चीज़ भूल गए करना, वो तो हमारे पास था लेकिन उसको तो हमने यूज़ ही नहीं किया, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमें कोई चीज़ खाना बनाना हो, हमने सोच तो लिया आज मैं फला चीज़ बनाऊँगा, उसके पहले प्लान तो करना होता है ना हमें कि उस चीज़ को बनाने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत है ना। तो हमने वो चीज़ कर तो लिया, जुगाड़ सब कुछ का जुगाड़ कर लिया, बंदोबस्त कर लिया, पता लगा उस खाने को बनाते बनाते कुछ ना कुछ हमें ऐसा लगा जो हमारे दिमाग में नहीं आया, वो मेन चीज़ था हमने डालना ही भूल गया, है ना। या फिर वो हम मार्केट से ले आना ही भूल गए थे। तो इसमें क्या है कि हमारा, अगर इसका मतलब ये है कि हमारा प्लानिंग ठीक नहीं था उस चीज़ को बनाने का, राइट, ठीक है। तो जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो अच्छी तरह से यूज़ हो सकता है अगर हम प्लान करके चले तो। और उसके बाद है टू इन्हांस द परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली अगर हम प्लान करके चले तो परफॉर्मेंस हमारा इंक्रीज होगा ही होगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंस भी करीब करीब ऑब्जेक्टिव जैसा ही है, एक आध पॉइंट और एक्स्ट्रा हो जाता है। जैसे कि
इंक्रीज एफिशिएंसी, हमारा जो भी काम करने का भी जो भी मतलब कैपेसिटी है वो और कैपेसिटी और आगे बढ़ जाता है अगर हम प्लान करके पहले से चले तो। इट रिड्यूसेस रिस्क फैक्टर, मतलब किसी भी प्रोग्राम का फेल होने का या सक्सेस होने का जो एक रिस्क फैक्टर है, पता नहीं क्या होगा, वो पहले से अगर हम सोच के चले तो रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। फिर वही बात है कि 100% कोई गारंटी तो नहीं ले सकता कि मतलब वो होगा तो सक्सेस होगा ही होगा, लेकिन रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। फैसिलिटेट्स प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, ये वही पहले भी बात हमने डिस्कस किया है कि कोऑर्डिनेटेड वे में काम होता है, जितने भी मेंबर्स हैं आपस में मिलजुल के काम हो जाता है। नहीं तो अनकोऑर्डिनेटेड वे में सभी है ना कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब क्या करें हम, पता लगा हमने कमिटीज़ तो बना दिया लेकिन कोऑर्डिनेशन ही नहीं है आपस में, तो क्या होगा। जिस तरह से हम कोई गेम खेलने जाए, फुटबॉल में खेलने जाए, फुटबॉल जो टीम मेंबर्स है वो आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में नहीं खेले, कोई किसी को पास दे रहा है, कोई किसी को पता लगा अपने दोस्तों को पास दे रहा है, तो इस तरह से हम जीत भी नहीं सकते, राइट। तो इसलिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। इट गिव्स राइट डायरेक्शंस, सही डायरेक्शंस में चलने का तरीका देता है हमें प्लानिंग। कीप्स गुड कंट्रोल, कोई भी प्रोग्राम के ऊपर हमारा कंट्रोल ताकि अच्छा रहे वो हमें फैसिलिटेट करता है। कौन ना, हम हमारा प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर प्लानिंग। उसके बाद है हेल्प्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हमारा है, जो भी एम्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, वो पूरा हमें करने में हमें प्लानिंग हमें फ़ायदा कराता है। इट मोटिवेट्स द पर्सन, कोई भी काम हम पहले से 1 महीना पहले से अगर हम सोच के चल रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्या है ना कि इंसान अपने आप एक फीडबैक मिलके सेल्फ फीडबैक होते हुए ना मोटिवेट होते रहता है कि चलो उसके बाद ना वो दिन का इंतज़ार करता है कि जल्दी से जल्दी वो दिन आ जाए, कब मैं वो दिन आए और परफॉर्म करूँ, ठीक है। तो प्लानिंग से मोटिवेशन मिलता है। लेकिन अगर बिना प्लान का जाए तो टेंशन और बढ़ेगा, अरे अब तो और 2 दिन रह गए, अब मैं क्या करूँ, तो इस तरह का। और ये किसी भी चीज़ में अप्लाई होता है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे एग्ज़ाम के मामले में हो। लास्ट है इनकरेज, सेकेंड लास्ट है इनकरेज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। देखो प्लानिंग जब भी हम शुरू से करते हैं तो काफ़ी सोच उसमें इंक्लूड रहता है। हम सोचते हैं, कभी कभी ऐसा लगेगा कि नहीं ये वाला ठीक नहीं रहेगा, वो वाला अगर करें तो ठीक है, फिर कुछ हमें सलाह भी मिलेगा कईयों से, तो उससे ना हमारा क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट होता है, फिर इनोवेशन मिलता है, नए नए चीज़ हम कुछ डेवलप कर लेते हैं। और लास्ट है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। देखो डिसीजन मेकिंग भी एक स्किल है, हर इंसान एकदम से डिसाइड नहीं कर पाता कि मतलब क्या करे, कन्फ्यूजन हो जाता है। जब अपने ऊपर आता है तो बिल्कुल डिसाइड नहीं करते अब मैं क्या करूं। लेकिन अगर प्लानिंग करके चले तो एकदम से डिसाइड करने में आसानी रहता है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये हर चीज़ों में अप्लाई है, चाहे तो कुछ भी हो, चाहे पढ़ाई हो, खेल हो, या कोई चीज़ अपना बिजनेस सेटअप करना हो, या कोई भी चीज़ में, इंक्लूडिंग आवर लाइफ ऑल्सो, हमारा लाइफ को कैसे लीड करना है, हमारा वो वाला जो स्किल है यानी कि लाइफ स्किल्स है ना, तो वो प्लानिंग के साथ ही प्रॉपर हो सकता है। हमारा फ्यूचर प्लानिंग कैसा, तो ये है हमारा प्लानिंग का 3 चीज़ बोला, क्या क्या, एक है मीनिंग, दूसरा है उसके ऑब्जेक्टिव्स, तीसरा है उसका इंपॉर्टेंस। ये 3 चीज़ों को लेके कम से कम नहीं हो तो 100 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दें। ये नहीं है कि जो भी इन क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है उन सिर्फ उसी क्वेश्चंस को देख के गए और वहाँ जाके पता लगा उनमें से सिर्फ 2-3 क्वेश्चन आए और बाकी आए नहीं। तो इसीलिए हमें कंसेप्ट क्लियर करके बाकी क्वेश्चंस तो देखने ही है जो भी अवेलेबल है, जो कि मैं बाद में भी बताऊंगा, और वो तो देखना ही देखना है। उसके बाद ये कंसेप्ट क्लियर करके जाएंगे तो किसी भी तरह का क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। अच्छा, आगे देखेंगे हम, नेक्स्ट है हमारा कमिटीज़। हमें अलग अलग कमिटीज़ डेवलप करना होगा किसी भी प्रोग्राम को सक्सेस बनाने के लिए, वरना एकदम से बिना प्लानिंग का बिना कमेटी का अगर जाए तो वो प्रोग्राम का फेलियर होने का चांसेस 90% हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें जितने भी लोग अवेलेबल है उनका एक कमेटी बनाना है। तो उनमें से सबसे पहला जो कमेटी का जो सबसे हेड होगा वो होगा डायरेक्टर। जैसे मान लो कोई इंस्टीट्यूट हो या कोई बड़े कोई कॉरपोरेट सेक्टर हो, तो वहाँ पर डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। जो सबसे टॉप में है वो डायरेक्टर होगा। तो एक चीज़ याद रखना कि इन सब कमिटीज़ के ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे, जिम्मेदारियाँ होंगी ना, चाहे वो टॉप लेवल पे हो या चाहे लो लेवल पे हो, सबका जिम्मेदारी होता है। तो ये जिम्मेदारी ना याद रखना, ये वाला चीज़ सभी भूल जाते हैं इसको करना, कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट। जो कि मैं पहले ही बताया, प्री यानी कि कोई उस प्रोग्राम को शुरू होने से पहले उनको क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या करना है, फिर ड्यूरिंग मतलब उसके बीच में, और पोस्ट मतलब वो जो प्रोग्राम ख़त्म हो जाए उसके बाद क्या क्या। तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हर साल क्वेश्चन आते हैं।
ये जो MCQ है वो तो अभी अभी कुछ टाइम पहले ही ख़त्म हुआ, इसी साल से ही शुरू हुआ है। लास्ट ईयर तो 20 मार्क्स का MCQ ये समझ लो लास्ट टाइम से ही शुरू हो चुका है, और ये रहेगा भी आगे। तो यहाँ से ना बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं और आगे भी आने वाले हैं, ठीक है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक कमेटी का नाम ले लिया और क्वेश्चन ऐसा आने का चांसेस बहुत कम है कि उस कमेटी का क्या काम है, ठीक है। उस कमेटी का क्या काम है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, लेकिन उस कमेटी का पोस्ट वर्क क्या है, कि ख़त्म हो जाने के बाद उसका क्या काम है, ये इस तरह का स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया। तो ये भी आपको तैयारी करना होगा अच्छी तरह से, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे तो 100, 200, 500 क्वेश्चन भी तैयारी करके चले जाओ ना, ऑलरेडी जो रेडीमेड अवेलेबल है, पता लगा वहाँ जाके वो सब आए नहीं, ठीक है। तो डायरेक्टर जो है, अगर स्कूल में कोई प्रोग्राम हो रहा है तो स्कूल का जो टॉप है, जैसे कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है यानी कि प्रिंसिपल है, वो होगा डायरेक्टर की जगह। तो उनका प्री वर्क क्या है, टू प्लान फॉर टूर्नामेंट या कोई भी चीज़ प्रोग्राम होना है, सबसे पहले प्लानिंग करेंगे यार। और उस प्लानिंग में क्या है कि जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, सबको बुला के एक मीटिंग करेंगे। उसमें फिर जितने कमिटीज़ को डेवलप करेंगे कि आप ये काम करोगे, आप ये करो, आपके अंडर ये होंगे, ठीक है। तो सारा करने के बाद कितना खर्चा आएगा उस प्रोग्राम को करने पर, तो वो फाइनेंस का मैनेजमेंट करेंगे। तो ये प्री वर्क है, ये सबसे पहले, राइट है ना। ये काम होता है डायरेक्टर्स का, तो वो काम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अच्छा, ड्यूरिंग वर्क, बीच में जब वो प्रोग्राम चल रहा हो, उस टाइम पे डायरेक्टर का क्या काम है कि लुक आफ्टर द ओवरऑल अरेंजमेंट, कि हर अरेंजमेंट अच्छी तरह से हो रहा है नहीं, जो भी बताया गया वो सब लोग काम कर रहे हैं नहीं, अगर कहीं कमी है तो इमीडिएटली उसको अरेंज कर देना, ठीक है। फिर जितने भी गेस्ट आएंगे उनको अच्छी तरह से ग्रेसफुली उनको वेलकम करना। फिर उसके बाद है पोस्ट वर्क, टू समराइज द सक्सेस ऑफ टूर्नामेंट। जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाए तो उसके 1 दिन बाद या 2 दिन बाद एक फिर से मीटिंग लेना बहुत ज़रूरी है, कि उसमें क्या क्या कमी रहा, क्या क्या अच्छा ही रहा, इन सबको ध्यान में रखते हुए, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब प्रोग्राम करें और अच्छी तरह से करें। तो ये तीनों काम डायरेक्टर्स का है, ये और ये होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। डायरेक्टर तो ओवरऑल का हुआ, डायरेक्टर ने एक ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बना दिया, ठीक है, मेरे एब्सेंस में या तुम जो है सारा कुछ देखो, देखने के बाद मेरे पास रिपोर्ट ले आओ, मैं फाइनल वो कर दूंगा, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी का भी तीनों काम है, प्री वर्क, टू डू ऑल प्लानिंग एंड गेट अप्रूवल एंड टू मेक ऑल अरेंजमेंट्स। ये सारे अरेंजमेंट ये करेंगे जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी होता है। तो इसीलिए याद रखना कि कोई भी प्रोग्राम हो या कोई भी टूर्नामेंट हो रहा हो, तो अल्टीमेटली किसके साथ कांटेक्ट करना होता है। जो भी अगर मान लो कोई बाहर से आए या आप कहीं बाहर जा रहे हैं खेलने के लिए, तो आपको किससे कांटेक्ट करना है, तो आप कांटेक्ट करेंगे किसी दूसरे कमेटी से नहीं, बल्कि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी से कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि डायरेक्टर हर समय अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है ना। जो सेक्रेटरी है उसको जाके कांटेक्ट करेंगे और उसको प्रोग्राम आपका जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में बताएंगे, तो आपका उसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलने का चांसेस समझ लो 99% हो जाता है। लेकिन आप डायरेक्टर को ढूंढते रहेंगे तो डायरेक्टर तो होते नहीं है ना हर समय इंस्टीट्यूट में, क्योंकि वो डायरेक्टर तो पर्दे के पीछे रहता है और वो सारा प्रोग्राम करा रहा होता है, मेन है वो। तो इसलिए ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी को पहले ढूंढो और उनसे अपना प्रॉब्लम को बताओ या फिर अपना सजेशन दे सकते हो। तो क्योंकि ऑर्गेनाइजर क्या करता है, टू डू ऑल प्लानिंग एंड गेट अप्रूवल्स एंड टू मेक ऑल अरेंजमेंट। ये अप्रूवल्स किससे लेते हैं ना, डायरेक्टर से लेते हैं जाके, ठीक है। ड्यूरिंग वर्क, ड्यूरिंग क्या है, जब प्रोग्राम चल रहा हो तो सेक्रेटरी का क्या काम है, टू कोऑर्डिनेट विद डिफरेंट कमिटीज़, सब कमिटीज़ के साथ कोऑर्डिनेट बना के चलना, कहीं पर कुछ कमी हो, कहीं पर और ज़रूरत हो, कुछ हुआ नहीं हो, वो सारा अरेंज कराना। एंड चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द प्लेयर्स कहीं नकली तो नहीं है, या कोई धोखेबाजी वाला प्लेयर तो नहीं है, या ज़्यादा एज तो नहीं है, ये सारा देखना अगर इन केस ऑफ स्पोर्ट्स, राइट। और उसके बाद लास्ट में क्या है, जब प्रोग्राम हो जाए पोस्ट वर्क, टू मेक द फाइनल रिपोर्ट, एक फाइनल रिपोर्ट बनाना एंड गिव्स वोट ऑफ थैंक्स, एक फाइनल रिपोर्ट देना, पिछले साल तक क्या क्या हुआ या पिछले महीने तक क्या क्या हुआ, और उसके बाद एक वोट ऑफ थैंक्स देने के बाद ये रिपोर्ट किसको सबमिट करना है, ये वाला रिपोर्ट को डायरेक्टर को सबमिट करना है, राइट। फिर डायरेक्टर उस चीज़ को लेके एक मीटिंग करेंगे, जो मैं बाद में बताया था पोस्ट, क्योंकि ये सारे जो है ना एक दूसरे से रिलेटेड है और इसी के बीच बीच में से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट है पब्लिसिटी कमेटी। देखो इस पब्लिसिटी कमेटी का काम है अनाउंस करना, डेट अनाउंस करना, वेन्यूज़, कौन कौन से वेन्यू, इनको अरेंज करना है, ठीक है। इसके लिए डायरेक्टर या ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी नहीं जाना है,
इन्होंने इनको अलॉट कर दिया, पब्लिसिटी कमेटी अलॉट कर दिया कि भाई तुम ढूंढो कौन सा डेट में कराने पर ठीक होगा। उसके बाद वेन्यू कौन कौन सा होगा। कभी अगर जैसे बड़ा टूर्नामेंट है तो हाँ स्कूल में तो जनरली एक ही ग्राउंड होता है, तो उनको और ग्राउंड्स अरेंज करना होगा, तो कहाँ पर वो जाके मार्केट में ढूंढो। फिर इवेंट्स कौन कौन से रहेंगे, हमारे पास डेज कितने हैं, उस हिसाब से इवेंट को रखना है। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस इंस्टीट्यूट, जा जाके सब इंस्टीट्यूट्स में इन्फॉर्मेशन देना है, इन्विटेशन लेटर देना है। ये सारा काम पब्लिसिटी कमेटी का है। लेकिन इस कमेटी का काम सिर्फ और सिर्फ प्री वर्क ही है। इनका ना तो ड्यूरिंग वर्क है और ना पोस्ट वर्क, क्योंकि जब प्रोग्राम शुरू हो जाए उसके बाद और पब्लिसिटी कमेटी का कोई काम नहीं रह जाता। ठीक है, अब मान लो कि इसमें अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द पोस्ट वर्क ऑफ पब्लिसिटी कमेटी, 4 ऑप्शन दे दिया, 4 में से एक ऑप्शन ये भी रहा कि नन ऑफ देम, तो सही वाला आंसर क्या होगा, तो नन ऑफ देम। ठीक है, यानी कि पब्लिसिटी कमेटी का तो बात का कोई काम ही नहीं रह जाएगा। तो ये कभी भी क्वेश्चन अगर मान लो तुम्हें मान लो कि तुक्के से भी आंसर अगर दे रहे हो तो भी सोच के लॉजिकली आंसर देना होगा जरूरी, राइट। अगर तुम्हें उस क्वेश्चन को पढ़ के नहीं आए हो लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन आ गया तो तुम्हें सोचना होगा कि क्या हो सकता है, मैं उस जगह पर रहता तो क्या करता। ठीक है ना, तो इस तरह से लॉजिकली आंसर को तुक्का भी मारना है तो सोच के मारना, ये नहीं कि बस आँख बंद करके कोई भी सामने है उसको टिक करना, ऐसा नहीं करना। तो अच्छा, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट कमेटी। ट्रांसपोर्ट कमेटी का भी तीनों टाइम पे काम है। ठीक है, कि टू प्लान और पिकअप जो कमेटी है, कौन कौन से कितने बसेस चाहिए, कितने गाड़ियाँ चाहिए टीम्स को पिक करने के लिए, या तो स्टेशन से या एयरपोर्ट से। ठीक है, जो टीम बाहर से आ रही है। उसके बाद ड्यूरिंग वर्क भी उनका है। जैसे मान लो कि कोई टीम अगर पहले ही हार जाए तो उस टीम को छोड़ के आना है स्टेशन तक, है ना, या एयरपोर्ट तक, जो जहाँ से भी आए हुए, राइट। सबको बीच बीच में से भी काम है, किसी को कुछ ज़रूरत है तो भी ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट कराना। फिर बाहर के टीमों को मतलब सिटी शहर दर्शन कराना, ये सारा काम है। उसके बाद है पोस्ट वर्क, फिर सारे जब खत्म हो जाए प्रोग्राम सारे टीमों को छोड़ छोड़ के आना, ये सारा काम है। याद रखना ट्रांसपोर्ट कमेटी के लिए तीनों काम है, तीनों टाइम पे। नेक्स्ट है बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी का क्या काम है, टू गेट, पहले क्या काम है प्रोग्राम के पहले, टू गेट डिटेल्स ऑफ आउटस्टेशन टीम। सबसे पहले से ही जो है कॉन्टैक्ट करके जो जो टीमें आ रही है कि आपके कितने मेंबर हैं, आप लोग कहाँ से आएंगे, ये सारा कुछ। ये उसके बाद उस हिसाब से वो रूम्स अरेंज करेंगे, है ना, बेडिंग अरेंज करेंगे कि कितने बेड्स चाहिए उनको, रूम्स अगर ज़रूरत, स्कूल में अगर रुकने का बंदोबस्त नहीं हुआ तो होटल्स कितने चाहिए, होटल में रूम कितने चाहिए, ये सारा काम बोर्डिंग एंड लॉजिंग का है। बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी का काम फाइनेंस देखने का नहीं है। ठीक है, उसके बाद है ड्यूरिंग वर्क, बीच में जब प्रोग्राम शुरू हो जाए, टू अरेंज मील्स एंड कंफर्टेबल स्टे फॉर टीम्स विदाउट डिस्टर्बिंग देयर मैच शेड्यूल। उनका मैच शेड्यूल देखते हुए उनके लिए कोई रहने का बंदोबस्त, या अगर वो वेन्यू में जाके वो अगर बीच में अगर रेस्ट लेना हो तो वो कहाँ लेंगे, अगर मान लो कि उनका होटल दूर दिया हुआ है तो कहाँ उनको स्टे करना है। उसके बाद उनके लिए खाना टाइम टू टाइम विदाउट डिस्टर्बिंग द मैच शेड्यूल। हाँ, किसी का मैच अगर मान लो दोपहर को ही है तो उनको लंच पहले दे देना है। हाँ, तो इस तरह से। उसके बाद है पोस्ट वर्क, टू कलेक्ट एंड रिटर्न बोरोड आइटम। उस बीच में जो जो भी चीज़ें हमें बाहर से लेना पड़ा तो उसको फिर वापस भी करना है ना। ये नहीं कि प्रोग्राम खत्म हो हमारा काम खत्म, ऐसा नहीं होता है। ये इसी कमेटी का काम है लास्ट तक देखना। उसमें रिसेप्शन कमेटी, रिसेप्शन कमेटी का काम क्या है, टू चेक टीम डिटेल्स एंड अरेंज ऑल रिक्वायर्ड आइटम। जब टीम आके मैच टूर्नामेंट शुरू होने के पहले रिपोर्ट करती है ना, तो वो डिटेल्स जो भी लेके आए, डॉक्यूमेंट्स लेके आए, उनको चेक करना, है ना, उनको रिसीव करके उनको चेक करना सही है या नहीं। अगर सही नहीं है तो वो रिपोर्ट कर किसको करेंगे ना, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी को रिपोर्ट करेंगे, है ना, जो सेकंड नंबर पे था। ठीक है ना, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के पास अगर उसका सोल्यूशन है तो वो बता देंगे, और उनके पास भी अगर सोल्यूशन नहीं है तो वो फिर डायरेक्टर के पास जाएंगे इसका सोल्यूशन लेने, है ना। उसके बाद है ड्यूरिंग वर्क क्या है, टू रिसीव टीम्स एंड चेक ऑल परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट टीम स्टे एंड टूर्नामेंट। जो भी इंफॉर्मेशन है, यानी कि बोर्डिंग कमेटी ने जो भी इंफॉर्मेशन रिसेप्शन कमेटी को दिया हुआ है कि यहाँ है, इन टीमों के लिए यहाँ है, फिर उन टीमों को भेज देना वहाँ पर। फिर पोस्ट वर्क क्या है इनका, टू चेक एंड रिफंड सिक्योरिटी अमाउंट एंड हैंड ओवर सर्टिफिकेट्स। ये रिसेप्शन से सर्टिफिकेट मिलेगा, जो रिसेप्शन में बैठे होंगे, जो भी ड्यूटीज में होंगे, वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, राइट। उसके बाद 7th नंबर है डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी। डेकोरेशन ऑब्वियसली पहले जो भी है प्री वर्क है उनको डेकोरेट करना, कोई भी प्रोग्राम को किस किस के लिए ना, ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी के लिए डेकोरेट करना,
है ना। बाकी जो ट्रैक मार्किंग है या कोई भी टूर्नामेंट का लाइनिंग है, ये सब तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट करेंगे। फिर उसके बाद है ड्यूरिंग वर्क टू मैनेज गेस्ट, है ना, डेकोरेशन जो कमेटी का, तो मैनेज को गेस्ट को मैनेज करना, उनको लिए क्या क्या बुके बनाना है, ये सब ऑफिशियल ड्यूरिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी। फिर क्या है कि उसके बाद लास्ट में है पोस्ट वर्क, रिटर्न एवरीथिंग टू वेरियस डिपार्टमेंट। अगर मान लो कि ये वाला आ गया, व्हाट आर द पोस्ट वर्क्स ऑफ डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी, तो यहाँ पर बच्चे जो है ना नन ऑफ द अबव में टिक करके आ जाते हैं, लेकिन उनका ये नहीं समझते कि ये सब का जो है ना पोस्ट वर्क भी कुछ होता है, जहाँ जहाँ से सामान लिया हुआ उनको वापस भी तो करना है ना। ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, इस मामले में भी वही करीब करीब वही है कि प्री वर्क अरेंज, सब कुछ अरेंज करना, ड्यूरिंग वर्क टू प्रोवाइड इक्विपमेंट, हर टीम के लिए कितने बॉल चाहिए, कितने जबलिन चाहिए, कितने ये चाहिए, बहुत तरह के रिक्वायरमेंट होते हैं, राइट। उसके बाद पोस्ट वर्क टू कलेक्ट ऑल इक्विपमेंट्स एंड रिटर्न, ये सारे रिटर्न भी करना है, राइट। नेक्स्ट है, ये लास्ट है, रिफ्रेशमेंट एंड इंटरटेनमेंट कमेटी। इनका काम क्या है, प्री वर्क अरेंज फूड एंड इंटरटेनमेंट प्रोग्राम, क्या क्या खाना देना वो पहले से अरेंज करके रखना है, ये नहीं कि जब टीम आए तब ढूंढ रहे खाने को, है ना। ड्यूरिंग वर्क सप्लाई, वो जो भी खाने का अरेंजमेंट किया था उनको सप्लाई देना है, ऑफिशियल्स को, टीम मेंबर्स को, गेस्ट्स को, ठीक है ना, और जो कमिटीज़ है बाकी उनके लिए भी खाना। लेकिन इनका पोस्ट वर्क नहीं है कुछ, है ना, इन लोगों ने तो खाना देना था, दे दिया बस। उसके बाद पोस्ट वर्क एज सच कुछ नहीं है। 9 नंबर में अनाउंसमेंट कमेटी। अनाउंसमेंट कमेटी का काम है टू प्रिपेयर द स्क्रिप्ट, अरेंज एंड चेक पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ये सारा पहले से ठीक है ना, माइक वाइक सही है या नहीं, अपने जगह पे है या नहीं। उसके बाद स्क्रिप्ट बनाना कि उनको बोलना क्या है, तो ये प्री वर्क हो गया। और ड्यूरिंग वर्क हो गया टू मेक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कुछ कमेंट्री देना हो या कुछ करना हो, ये सब पहले से ये करना है। और जो ड्यूरिंग वर्क है इन सबको करना, एग्जीक्यूट करना, लेकिन इनका भी पोस्ट वर्क कुछ नहीं है। एक बार अनाउंसमेंट हो गया, अनाउंसमेंट वालों का पोस्ट वर्क तो कुछ काम नहीं है। फर्स्ट एड कमेटी, इनका भी प्री वर्क है और ड्यूरिंग वर्क है, बात का तो कुछ नहीं, तब तक टीम जा चुकी है, इनका कोई काम नहीं है। प्री वर्क में क्या है, टू अरेंज मेडिकल इक्विपमेंट्स। फिर ड्यूरिंग वर्क क्या है, तो जो भी अरेंज किया उसको आगे इनको प्रोवाइड कराना टीम को। तो इस तरह से हो गया। ये क्या था सर्टिफिकेट कमेटी का। ड्यूरिंग वर्क टू राइट पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स फॉर ऑल टीम्स, सारे टीम्स के लिए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट जो भी बनेगा वो सब देना उनको, नाम लिख के उनको देना। और पोस्ट वर्क क्या है, पोस्ट वर्क सर्टिफिकेट कमेटी का, अगर कोई सर्टिफिकेट वगैरह बच गया हो तो उनको वापस करना, करेक्ट। अच्छा, उसके बाद नॉकआउट, और याद रखना नॉकआउट यानी कि एक बार जो हार गया टीम वो बाहर हो गया और जो टीम जीतते रहे वो ऊपर जाते रहेगा, ठीक है। इसको दूसरा नाम है सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट। सिंगल, याद रखना, अगर बोलो व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट, दैट इज़ सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट। सेकेंड टाइप है लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट को राउंड रॉबिन भी कहते हैं, ये मेरे ख्याल से सबको पता होगा, या नहीं पता हो तो जान लो अभी। अगर मान लो कि क्वेश्चन उल्टा आ गया कि व्हाट आर द अदर नेम ऑफ राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, तो तुम क्या लिखोगे, लीग टूर्नामेंट, ठीक है। अब बाद में फिर ये नॉकआउट और लीग को जब मिक्स कर दिया जाता है तो दैट बिकम्स कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। तो जैसे कि नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट, नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग कम लीग टूर्नामेंट, हाँ, इसको डबल लीग भी कहते हैं। अच्छा, नॉकआउट कम लीग, नॉकआउट कम नॉकआउट जो टूर्नामेंट है, ये भी हमने बहुत बार देखा होगा। नॉकआउट कम लीग बहुत बार देखा होगा, ठीक है। जैसे कि अभी जैसे आईपीएल था, आईपीएल में तो बहुत सारे टीम रहते हैं, उनका क्या होता है, उनका कौन सा टूर्नामेंट होता है, तरह का कॉम्बिनेशन, वो होता है लीग कम नॉकआउट। पहले तो लीग होता है आपस में, ठीक है ना, उसके बाद सेकेंड राउंड में जाते हैं तो उन लोग नॉकआउट में आ जाते हैं। फिर जैसे कि 2020 वर्ल्ड कप है, उसमें भी पहले नॉकआउट, पहले लीग होगा, जो पूल वाले हैं, एक पूल में 4 टीम अगर हो तो सारे टीम एक दूसरे के साथ खेलेगी। उसके बाद जब सेकंड राउंड में जाएगा तब से नॉकआउट शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह के मतलब मेनली 2 तरह के टूर्नामेंट होते हैं, और तीसरा वाला है कंबाइन करके उन दोनों को, ठीक है। आगे हम कि नॉकआउट टूर्नामेंट का एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस ये है कि उसमें लेस एक्सपेंसिव है, रिक्वायर्ड लेस टाइम, उसमें खर्चा भी कम होता है, टाइम भी कम लगता है, और स्ट्रॉन्ग टीम जो सबसे विनर बना आगे चल के, हर चीज़ में, हर में जीतते जीतते आगे बढ़ा, तो वो यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है वो, है ना। प्लेयर का भी लेस टायर्ड होते हैं वो, 1 या 2 मैच या 3 मैच में ही ख़त्म हो जाता है टूर्नामेंट, है ना, मतलब उनके लिए। और अगर कोई पहले हार गया तो वो अपना चले गए, टायर्डनेस कम होता है उनका।
स्पेक्टेटर्स भी इंटरेस्ट बना रहता है, वरना स्पेक्टेटर बोर हो जाएंगे वही एक ही तरह का गेम हर बार बार देखते देखते। डिसएडवांटेज क्या है कि गुड टीम में एलिमिनेट, अगर मान लो कि उस दिन ठीक नहीं खेला, ऐसे बहुत अच्छा टीम है लेकिन वो बाहर निकल जाएंगे। गुड सिलेक्शंस ऑफ प्लेयर आर वेरी टफ, क्योंकि एक मैच मान लो कि कोई टीम बाहर निकल गई लेकिन उसमें से एक दो प्लेयर बहुत अच्छे थे लेकिन उनको अपना गेम को दिखाने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि वो फर्स्ट बार में बाहर निकल गए। हाई स्ट्रेस ऑन प्लेयर्स के बीच में स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, नहीं तो क्या होगा कि उनके दिमाग में हर समय रहता है कि अरे ये वाला मैच हार गए तो हम बाहर हो जाएंगे। लीग मैच में कम से कम ये तो होता है कि चलो एक मैच और है हमारे पास, है ना, चांसेस बना रहता है। अब लीग के एडवांटेज क्या है? टीम गेट एम्पल अपॉर्चुनिटी, ट्रू विनर इमर्ज। लीग में भी यानी कि इतने सारे मैचेस को जीतने के बाद जो जाके जीतेगा यानी कि वो और अच्छा टीम है। टीम कैन इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इन नेक्स्ट मैच, अगर अच्छा नहीं हुआ एक मैच में तो अगला मैच में वो कर लेंगे, अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर लेंगे। स्किल्ड सिलेक्शन इज़ पॉसिबल, स्किलफुल प्लेयर को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो कि नेक्स्ट कोई बड़ा टूर्नामेंट हो, स्टेट के बाद नेशनल्स में जाना हो, तो नेशनल्स के लिए हम स्किल्ड प्लेयर हर टीम से जो है ना अच्छे अच्छे स्किल प्लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लेयर्स इंटरेस्ट रिमेन इंटैक्ट, प्लेयर्स का इंटरेस्ट बना रहता है क्योंकि उनको और मौका मिलने वाला है आगे भी। डिसएडवांटेज क्या है? बहुत टाइम कंज्यूम है, बहुत ज़्यादा, बहुत टाइम लेती है ये, इसमें खर्चा भी बहुत है। इट नीड्स लार्ज अरेंजमेंट, वेरी एक्सपेंसिव, लेस इंटरेस्ट ऑफ स्पेक्टेटर्स, डीमोरलाइज्ड वीक टीम ड्यू टू रिपीटेड लॉस, है ना। तो ये कुछ लीग टूर्नामेंट के और नॉकआउट टूर्नामेंट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है और बल्कि मैं तो कहूँगा आएगा ही आएगा, है ना। आज अच्छा, इसके साथ साथ नॉकआउट टूर्नामेंट होता क्या चीज़ है और लीग टूर्नामेंट होता क्या चीज़ है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो जानते हैं सभी, लेकिन फिर भी वर्ड्स में जानना बहुत ज़रूरी है। लीग क्या है? इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट एवरी टीम प्लेज विथ एवरी अदर टीम इन देयर पूल। एक्चुअली क्या है कि कोई हमें बहुत सारी चीज़ें मालूम है, लेकिन अगर कोई हमें ये पूछ ले कि उसको डिफाइन करके बताओ तो फिर वर्ड्स नहीं आते हमारे दिमाग में एकदम से, ठीक है ना। तो इसीलिए किसी चीज़ के बारे में जानना भी ज़रूरत है। डेफिनेशन इन देयर पूल रेस्पेक्टिव टू विन, irrespective to win, lose or draw, it provide maximum number of opportunities to show the best performance, है ना। ये हो गया इसका। अच्छा, बाद नेक्स्ट क्या है? इन केस ऑफ नंबर टीम्स आर नॉट इन पावर ऑफ 2, ये वाला बात अभी मैंने कहा, राइट। उसके बाद है फॉर्मूला टू डिस्ट्रीब्यूट बाई, ये भी मैंने अभी कहा। अपर हाफ में ये फॉर्मूला याद रखना, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। अपर हाफ का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ बाइस -1.5 या फिर नंबर ऑफ बाइस -1 अपॉन फुल अपॉन के बाद 2, राइट। नंबर ऑफ बाइस को NB भी लिखा जा सकता है, अगर वहाँ NB आए तो याद रखना कि यानी कि वो नंबर ऑफ बाइस कह रहा है, राइट। तो नंबर ऑफ बाइस -1 अपॉन 2, तो क्या होगा? नंबर ऑफ बाइस मान लो कि 7 टीम है, है ना, मान लो कि 7 टीम है, तो 7 - 1 अपॉन 2, तो 3 बाई मिलेगा। ऊपर बाई, अपर हाफ में 3 बाई और लोअर हाफ में 4 बाई। नंबर ऑफ टीम्स, नंबर ऑफ बाइस प्लस 1 अपॉन 2, तो इसमें 4 बाइस मिलेंगे। नीचे वाले हाफ में 4 टीम को बाई मिलेगा और ऊपर वाले हाफ में 3 टीम को। देखो पहले वाला जो मैंने कहा था कि लोअर हाफ और अपर हाफ में कितने कितने टीम रखना है, उस मामले में ये उल्टा था, यानी कि ऊपर प्लस था और नीचे वाले में माइनस। लेकिन इसमें उल्टा, नंबर ऑफ बाइस देने के मामले में ऊपर वाले हिस्से में कम बाइस दिया जाता है और नीचे वाले हिस्से में ज़्यादा बाइस दिया जाता है। लेकिन टीम को डिवाइड करने के मामले में ऊपर वाले हिस्से में एक टीम ज़्यादा होगा, नीचे वाले हिस्से में एक टीम कम होगा। ये डिफरेंस याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, वहाँ पर गलत टिक करके मत आना, राइट। अच्छा, नंबर ऑफ राउंड्स, कितने राउंड होंगे ये जानने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? जैसे कि पावर ऑफ 2 को भी वहाँ फिर लेके आना है ना। जैसे कि फॉर 14 टीम्स, अगर 14 टीम हो, नंबर ऑफ राउंड्स विल बी 4। कैसे हो ये 4 हो गया? तो 14 टीम्स के जस्ट ऊपर वाला कौन सा था? मैंने बोला था 14 टीम्स के ऊपर वाला था 18, राइट। मैं बोला ना 4, 8, 16, नहीं सॉरी 18 नहीं 16, 14 टीम के ऊपर वाला था 16। तो 16
16 को लाने में कितने 2 लगे थे? 4 2 लगे थे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 4 2 लगे थे, तो यानी कि 4 ये 2 यानी कि 4 राउंड होंगे, याद रखना, ठीक है, 4 राउंड होंगे। आज जैसे मान लो कि 17 टीम्स होता, या फिर मान लो कि 26 टीम होते, 26 टीम, तो 26 के ऊपर वाला कौन सा है? 32, तो 32 को लाने में कितने 2 लगते? 2 × 2 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, यानी 5 2 लगते को इंटू करने पर 32 आता था, यानी 5 राउंड होंगे अगर 28 टीम्स हुआ तो, ठीक है, इस तरह से होता है। लीग फिक्सचर को बनाने के लिए टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे? n, ये n-1/2, ये फॉर्मूला याद रखना। टोटल नंबर यानी कि लीग मैचेस, टोटल कितने मैचेस होंगे ये निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला है। टोटल नंबर ऑफ राउंड्स निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला है? n-1, राइट। और अगर मान लो कि इवन नंबर में टीम है तो सिर्फ n, और अगर ऑड नंबर में टीम है तो n-1, n यानी कि n फॉर व्हाट? n मीन्स नंबर ऑफ टीम्स। अगर मान लो कि 10 टीम है तो -1, राइट, 10 नहीं, 10 तो इवन नंबर में हो गया। मान लो 9 टीम है तो 9 - 1 8 मैचेस होंगे, 8 होंगे उसमें, ठीक है, क्योंकि फिक्स लीग है वो। और अगर इवन नंबर पे है तो n ही होगा, यानी सिर्फ नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ टीम्स जितने हैं उतने ही मैचेस, राइट, ओके। हाँ, यस स्टूडेंट्स, अब हम कुछ देखेंगे MCQs के सैम्पल। यहाँ पर सिर्फ कुछ ही MCQs मिलेंगे, है ना। 3 तरह के MCQs आने वाले, जैसे कि कुछ तो सिंपल MCQs हो गए। सेकंड टाइप ऑफ MCQs जो होंगे तुम्हारे एग्ज़ाम में आएंगे वो है असर्शन एंड रीज़न, और थर्ड टाइप है केस स्टडीज़। तो इसमें से हम 3-4 करके ही क्वेश्चंस को देखेंगे अभी, लेकिन इससे जो ज़्यादा जानना होगा क्वेश्चन, तो नीचे दिए गए जो लिंक दिया हुआ है मैंने, उस लिंक पे विज़िट करो, मेरा ही साइट है वो, उसमें करीब 100 के आसपास क्वेश्चन मिल जाएंगे सारे मिला के, है ना। उससे तुम्हें हर चैप्टर के बारे में नॉलेज मिल जाएंगे। इसके बाद भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं बाकी चैप्टर्सों के, और बल्कि सिर्फ फिज़िकल एजुकेशन में ही नहीं, बल्कि बाकी जो तुम्हारे मेन सब्जेक्ट्स हैं सबके बारे में आने वाले हैं। तो इस वजह से, ताकि ये जितने भी वीडियोस इन फ्यूचर में आने वाले हैं, बल्कि बहुत नियर फ्यूचर यानी कि 2-4 दिन के अंदर जब आएंगे, ताकि तुम्हें टाइम टू टाइम उसका इन्फॉर्मेशन मिलता है, इसलिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दे चैनल को, और लाइक भी कर दे, ताकि मतलब जैसे ही मतलब वीडियो रिलीज़ हो तुम्हारे पास सबसे पहले उसका इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। अच्छा, हम अभी कुछ MCQs के बारे में जानेंगे। सबसे पहला MCQ है, ओके, सबसे पहला जो MCQ के क्वेश्चंस है, जैसे कि यहाँ पर हम कुछ समझने का कोशिश करेंगे, ना सिर्फ हम ये कल आंसर को देखेंगे, बल्कि हम समझेंगे भी कि MCQs को कैसे अटेंड किया जाता है। सबसे पहला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। इसमें लिखा हुआ है नॉट, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वर्ड को देखना, नॉट, कि कौन सा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि कौन सा नहीं है बोलना थोड़ा सा हार्ड होता है, और कौन सा सही है वो बोलना आसान होता है। तो इसलिए नॉट वाला को ध्यान देना ज़रूरी है अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 4 ऑप्शन है। मैनेजमेंट ऑफ द टूर्नामेंट, क्या ये प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव्स है। उसके बाद फाइंडिंग आउट द कॉजेज़ ऑफ फेलियर, क्या ये है कि अब फेलियर होने का क्या क्या कॉजेज़ है, ये क्या प्लानिंग का पार्ट है। डिस्ट्रीब्यूटिंग वर्क अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी, क्या ये भी है। और अचीविंग द टारगेट ऑन टाइम्स। तो इन चारों को देखने के बाद तुम्हें इसको एनालाइज करना होगा कि कौन सा सबसे ज़्यादा ऐसा पॉइंट है जो इसका पार्ट नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ द टूर्नामेंट, क्या टूर्नामेंट को पूरा मैनेजमेंट करने का जो काम है, क्या वो प्लानिंग का पार्ट है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है क्या, ये सोच के देखना। फाइंडिंग आउट द कॉजेज़ ऑफ फेलियर, प्लानिंग करने से हमें फेलियर के कॉजेज़ का भी पता लग सकता है, ये बिल्कुल उसका प्लानिंग है, ऑब्जेक्टिव्स है।
डिस्ट्रीब्यूटिंग वर्क अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी, अगर हम प्लानिंग करेंगे तो सबको अपने एबिलिटी के हिसाब से वर्क जो मिल सकता है। फिर है अचीविंग द टारगेट ऑन टाइम, जो भी टारगेट होगा हम ताकि उसको सही टाइम पे मतलब अचीव करें, ये भी प्लानिंग का पार्ट है। इसका मतलब क्या लग रहा है कि मैनेजमेंट ऑफ ए टूर्नामेंट ये नहीं है, क्योंकि टूर्नामेंट को पूरी मैनेज करने का काम तो मतलब पूरा ऑर्गेनाइज़र का है ना। तो ऑर्गेनाइज़र ठीक से करे या नहीं करे वो तो बात की बात है ना। जब टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजेशन होगा तो हमारा आंसर क्या होगा, मैनेजमेंट ऑफ टूर्नामेंट। अच्छा, देन कम्स द रिसेप्शन कमेटी ऑफ द टूर्नामेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना बच्चों कि मतलब कई बार ऐसा भी होगा कि कई आंसर्स जो है ना एक जैसे दिखने में है, तुम्हें सारे आंसर सही सही लगेंगे, लेकिन उनमें से भी कौन सा सबसे ज़्यादा मतलब वैल्यू जिसका है उस क्वेश्चन के हिसाब से उसको फाइंड आउट करना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर है वेलकमिंग द पार्टिसिपेंट्स, ऑब्वियसली रिसेप्शन कमेटी का काम तो होता है, लेकिन इसके अलावा भी और भी काम है ना, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स को वेलकम करना भी एक पार्ट है, चलो ठीक है मान लेते हैं। उसके बाद अरेंजिंग एकोमोडेशन एंड मील्स फॉर पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स के लिए मील का अरेंजमेंट करना है क्या, नहीं है, क्योंकि ये तो किसी और का काम है। प्रॉपर अपकीप ऑफ द वेन्यूज़, वेन्यू को ठीक ठाक रखने का काम क्या रिसेप्शन कमेटी का है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रिसेप्शन कमेटी तो खाली रिसीव करना है गेस्ट को और इनको। वेलकमिंग द चीफ गेस्ट एंड स्पेक्टेटर्स एट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी, तो इसका मतलब ये वाला जो है रिसेप्शन कमेटी का मेन काम है, वेलकम करना, रिसीव करना उनको, ठीक है। तो आंसर हो गया डी। हालांकि ए वाला भी कुछ कुछ सही लग रहा है, वेलकमिंग द पार्टिसिपेंट्स, हालांकि पार्टिसिपेंट्स तो देखो पहले ही आ जाते हैं, टूर्नामेंट के पहले ही आ जाते हैं, उनको तो रिसीव कर ही लिया उन्होंने, ठीक है ना। लेकिन मेन काम है उनको ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी के दिन जो चीफ गेस्ट आने वाले उनको और स्पेक्टेटर्स को रिसीव करना, ये रिसेप्शन कमेटी का मेन काम है। थर्ड है द बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी फॉर ए टूर्नामेंट अरेंजेस, द बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी फॉर ए टूर्नामेंट अरेंजेस क्या अरेंज करते हैं, द मेकिंग ऑफ द बजट फॉर बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, क्या बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी का काम है, नहीं, बजट बनाने का काम किसी और का काम है, किसी और कमेटी का। मील्स रिफ्रेशमेंट एंड स्टे ऑफ द चीफ गेस्ट, ये काम क्या है, चीफ गेस्ट का स्टे और रिफ्रेशमेंट का बंदोबस्त करना बोर्डिंग कमेटी का काम नहीं है। बोर्डिंग कमेटी का काम चीफ गेस्ट के साथ रिलेटेड नहीं है, ये काम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और डायरेक्टर्स का होता है। एकोमोडेशन एंड मील्स फॉर द पार्टिसिपेंट्स, क्या ये है, हाँ है, क्योंकि इनका बोर्डिंग कमेटी का काम ही ये है और लॉजिंग कमेटी का उनको खाना और रहने का बंदोबस्त करे। रिफ्रेशमेंट फॉर द पार्टिसिपेंट्स एंड ऑफिशियल, नहीं, ये काम बोर्डिंग लॉजिंग कमेटी का नहीं है, बल्कि ये रिफ्रेशमेंट कमेटी का काम होता है, राइट। ओके, आगे बढ़ेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्टिंग वेरियस ऑफिशियल्स, ऑब्वियसली कमेटी फॉर ऑफिशियल्स, जो ऑफिशियल का कमेटी होगा वही ऑफिशियल्स को डिसाइड करेगा, ठीक है। और इसके अलावा बाकी जो MCQs है वो मेरे साइट पे मिल जाएगा, आपको सिर्फ साइट विजिट करना होगा studycbse.in, राइट। इसका जो लिंक है वो आगे भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, राइट। अच्छा, आगे हम देंगे कुछ इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, असर्शन एंड रीज़न MCQs। असर्शन और रीज़न क्या है, ये सबसे पहले ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। असर्शन क्या है कि किसी भी चीज़ के बारे में एक बताया जाएगा कि ये चीज़ होता है, ठीक है, कोई भी चीज़ मान लो, और रीज़न में बताया जाएगा कि ये जो है, ये जो ऊपर जो असर्शन बताया गया उसका रीज़न ये भी है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि मान लो कि रीज़न कुछ ऐसा बताया जो ऊपर वाले के साथ, जो असर्शन दिया हुआ है वो ऊपर वाले के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, या फिर उससे रिलेशन तो है लेकिन मतलब वो नहीं होने से भी चलेगा, उसके अलावा भी जो है लोग समझ जाएंगे उसके बारे में। तो कुछ इस तरह से, जैसे कि फॉर एग्जांपल आगे हम देखेंगे कि प्लानिंग इज द फॉरमोस्ट फंक्शन इन स्पोर्ट्स, राइट। स्पोर्ट्स का जो मेन फंक्शन है वो प्लानिंग है, ठीक है, मान लिया। फिर रीजन दिया हुआ है प्लानिंग गिव्स ए व्यू ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, प्लानिंग एक व्यू भी देता है, ये बात भी सही है, यानी कि ये जो रीजन है ये असर्शन का प्लानिंग, यानी कि असर्शन जो पहले वाला है उसको सही डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, जो कि हमें इन चारों में से देखना है। तो इस चारों में से कौन सा है देखेंगे हम कि बोथ ए एंड आर दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन आर वाला जो है ए को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड वाला देखेंगे असर्शन
ए बाई एक्सेप्ट्स सम टीम्स फॉर प्लेइंग द फर्स्ट राउंड, मतलब बाई जिसको मिलेगा उसको फर्स्ट राउंड खेलने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, हम बाई ये होता है मान लिया. रीज़न, शॉर्टिंग ऑफ द टीम इज मेड जस्ट लाइक ए स्टेयर केस एंड देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ इवन और ऑड नंबर ऑफ टीम्स. ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है ना, लीग टूर्नामेंट से रिलेटेड है, ठीक है ना. लीग टूर्नामेंट में बाई का तो रोल है लेकिन उतना नहीं है, और अगर हम स्टेयर केस का यूज़ करें तो फिर बाई का तो देने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इवन नंबर और ऑड नंबर का कोई मतलब नहीं है. तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, ठीक है. तो इसका आंसर क्या होगा, ना तो ए होगा ना बी होगा. यस, बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों करेक्ट है, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो ये रीज़न को देखना सबसे ज़रूरी है, तो असर्शन का वाला आंसर इजीली आ जाएगा. तो ये समझ लेना कि रीज़न को देख सबसे पहले समझने को, असर्शन तो समझना ही, क्या रीज़न उससे रिलेटेड है या नहीं है, क्या रीज़न अपने में ही ठीक है, दूसरे से ठीक, ये ज़रूर उसको देखे, ठीक है. थर्ड एक और एग्जाम्पल लेंगे. असर्शन, सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस थ्रू पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, ठीक है. जब स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे कोई भी टीम, तो आदमी सोशलाइज होता है, एक दूसरे से मिलते हैं, नए नए टीमों के साथ मिलते हैं, नए दोस्त पैदा होते हैं, ठीक है. फिर उसका रीज़न दिया हुआ है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स इनकलकेट सोशल हैबिट्स. गेम्स एंड स्पोर्ट्स में सोशल हैबिट्स इंक्लूड, यानी कि रीज़न, ये जो रीज़न है वो असर्शन से बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है. यानी कि इसका भी आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट. इस तरह से असर्शन रीज़न को अगर ध्यान से अगर देखा जाए, समझा जाए, तो कोई भी गलत करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है. आगे देखेंगे इसका कुछ एग्जांपल्स. जैसे कि एक केस दिया हुआ है, इस तरह के कई केसेस दिए रहेंगे, है ना. उसमें से कुछ पोर्शन तुम्हें क्लियर अटेम्प्ट करना है कुछ, क्योंकि उसमें 12 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें से तुम्हें 10 करने होंगे, राइट. ABC स्कूल का नाम नहीं लिया. ABC स्कूल is one of the reputed school in their location for the number of sports facilities it provides to its stakeholders, right. Keeping that in consideration, CBSE school cell has given them the responsibility of conducting CBSE football cluster, right. अच्छा, जिसमें से 35 team have sent their entries for participation in the tournament. याद रखना कितने टीम ने किया, 35 टीम. तो इससे पहले भी मैंने कहा था कि 35, अगर नंबर ऑफ टीम्स बहुत ज़्यादा हुआ तो लीग कराना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लीग में बहुत टाइम लगता है. तो ऑब्वियसली ये क्या है कि ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ टीम विलिंग टू पार्टिसिपेट, द स्कूल इज कंडक्टिंग द कंपटीशन बाई, क्या कौन सा मेथड होगा, नॉकआउट फिक्सचर करेगा. नॉकआउट के हिसाब से कराया, ताकि ज़्यादा टीम है और अच्छे टीम बाद आगे जाए और ख़राब टीम निकल जाए, राइट. तो इसका आंसर होगा नॉकआउट. लीग तो होगा नहीं, लीग हम करा नहीं सकते. स्टेयर केस, इतने सारे टीमों का स्टेयर केस कराना, मेथड से फिक्सचर निकालना भी मुश्किल है. फिर चैलेंजिंग टूर्नामेंट तो हो ही नहीं सकता इसमें, ठीक है ना. उसमें खाली टॉप टीम्स आते हैं चैलेंज टीम में. अच्छा, सेकंड वाला है, द नंबर ऑफ राउंड्स विल बी, कितने राउंड होंगे. इसका क्या फॉर्मूला बताया था आगे, कि सबसे पहले तो इसको निकालने के लिए तुम्हें देखने होंगे कि जो भी जितने भी टीम दिया हुआ है तो उसका ऊपर वाला कौन सा, पहले भी बताया था. अगर 6 टीम है तो 6 टीम में तो बाई देना ही होगा. तो 6 टीम का ऊपर वाला कौन सा है, 8. मैंने क्या कहा था, एक बार फिर रिपीट कर दूँ, 4, 8, 16, 32, यानी कि 2 के पावर में वाला जितने भी टीम है, अगर इतने टीम आए तो इनको बाई देने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन इससे ऊपर नीचे अगर टीम आए तो बाई देना होगा. तो उतने टीम को माइनस किससे करना होगा, जो उसके ऊपर वाला जो टीम है उससे माइनस करना होगा. अगर 6 टीम है तो 6 का ऊपर वाला है 8, तो यानी कि 8 - 6 2, 2 टीम को बाई देना होगा. तो यहाँ पर है 35 टीम्स. तो 35 टीम्स का ऊपर वाला कौन सा है, नीचे वाला तो हो गया 32 इन टू 32, यानी 32 स्क्वायर का हो गया 64. तो 64 से हमें 35 को माइनस करना है. तो कितने टीम रह जाएंगे, 29, यानी 29 टीम्स को हमें देना है बाई. और जितने टीम बच जाएंगे उतने टीम को का हमें फर्स्ट राउंड में मैच कराना है, ठीक है. उसके बाद उस हिसाब से 64 हो गया, इसके ऊपर वाला कौन सा हो गया, 35 के ऊपर हो गया 64. तो 64 लाने के लिए कितने 2 का ज़रूरत है, मल्टीप्लाई में 2 का पावर में, यानी कि 5 2 का ज़रूरत है. 2 × 2, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 2 = 32, 32 2 = 64, यानी 5 2 का ज़रूरत है, यानी कि 5 राउंड होंगे, याद रखना. उसके थर्ड नंबर है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस विल बी
कितने नंबर ऑफ मैचेस होंगे, क्या फॉर्मूला बताया था, जितना टीम है उससे -1 करोगे तो 34 आ जाएगा। ये इसमें 35 टीम है, 35 - 1 34, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बाइज इन द फिक्चर विल बी, कितने बाइज होंगे ना, इधर ही बताया था अभी अभी थोड़ी देर पहले कि इसके ऊपर वाला कौन सा है, तो 64 है, तो 64 - 35 अगर करेंगे तो 29 होगा आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हो गए जो कि तुम्हें अपने जो चैनल है इसमें सब्सक्राइब तो एक तो तुम्हें करना है, और दूसरी बात है इससे ज़्यादा प्रिपरेशन के लिए मेरे साइट पे विज़िट करके तुम्हें सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना। साइट का नाम है studycbse.in। तो इस तरह से यहाँ आके ये चीज़ ख़त्म होता है। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर ले ताकि जितने भी वीडियोस आ जाएंगे और इमीडिएटली तुम्हें उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू।